न संघ लोकतंत्र विरोधी है, न बीजेपी लोकतंत्र विरोधी है। संघ जब भी लोकतंत्र का सवाल आता है अपनी आस्था को साफ तौर पे प्रकट करता है। तो ये वही लोग हैं जो एफसीआरए कानून में संशोधन का विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सभी आंदोलन में, कभी किसान आएगा तो वहाँ पहुँच जाएंगे, बच्चे आएंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे, और सभी विरोध प्रदर्शन को, मांग पर आधारित प्रदर्शन को राज्य के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, संघ के खिलाफ प्रस्तुत करते हैं। यही दुनिया को छवि देते हैं। भारत को कि आइडिया ऑफ इंडिया को हम यूरोप के चश्मे से देखना शुरू करते हैं। हमारी कोई पहचान ही नहीं थी। अगर सावरकर जी 1857 को पहले स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहते तो नेहरूवादी उसको सिपाही विद्रोही कहते रहते। संघ का एक ही काम है, लोगों को सांस्कृतिक रूप से साक्षर बनाना। जो सैफ्रनाइजेशन का आरोप लगता है देखिए, एजुकेशन को लेकर, जब उनके पुलिन नीचे जाएंगे और संघ से संबंधित लोग बड़ी संख्या में आएंगे तो अपॉइंटमेंट किसका होगा? हम भारत के नागरिक हैं। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी को यदि अस्तित्व बचाना है तो हिंदुत्व के ऊपर उसे गंभीरता से विचार करना चाहिए। बेवजह जो राहुल गांधी संघ को गाली देकर सोचते हैं वो नेता बन जाएंगे, जितना वो करते हैं उतना संघ को लाभ होता है, उनको नुकसान होता है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या इक्वेशन है, क्या उनका रिश्ता है, इसे लेकर कई बार डिबेट होते हैं, कई कॉन्वर्सेशंस होती रहती हैं कि कौन किस पर ज़्यादा हावी है। अभी जो हाल फिलहाल में मोहन भागवत जी का एक नया स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे थे जंतर मंतर पर, वो हमारे अपने ही थे। तो क्या ये स्टेटमेंट केंद्र सरकार की लाइन थी उससे अलग थी, या फिर एक समन्वय था दोनों के बीच में? इसे समझने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत हैं प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब। ये राज्यसभा से सांसद भी रह चुके हैं और आरएसएस की किताबें भी लिख चुके हैं और अभी एक नई किताब भी लिख रहे हैं शायद। सर, शुक्रिया जनसत्ता से बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, जब मोहन भागवत जी ने ये कहा तो क्या इसे माना जाए कि ये बीजेपी और आरएसएस के बीच में दो अलग लाइन्स हैं, या एक लाइन लेकर ही लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, न संघ लोकतंत्र विरोधी है, न बीजेपी लोकतंत्र विरोधी है। संघ जब भी लोकतंत्र का सवाल आता है अपनी आस्था को साफ तौर पे प्रकट करता है। 1974 में जब छात्रों का आंदोलन हुआ तो विद्यार्थी परिषद उसमें आया, संघ का सम्मिलित होना, जो एक अखिल भारतीय आंदोलन बना और सत्ता परिवर्तन हुआ, देश में आपातकाल लगा। अभी जो छात्रों का आंदोलन हुआ, उस छात्रों के आंदोलन को एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा संघ ने माना। ये एक संवाद का हिस्सा है और सभी विरोध प्रदर्शन असंतोष नहीं होता है, जिसको अनरेस्ट कहते हैं। तो अनरेस्ट का मतलब होता है कि जब आप पूरे राज्य के खिलाफ खड़े। विरोध प्रदर्शन का मतलब होता है किसी खास मुद्दे पर आप अपनी मांगों को लेकर राज्य के पास जाते हैं। तो एक खास मांग था कि जो क्वेश्चन पेपर लीकेज का था, जो सिस्टमेटिक फेलियर जिसको मैं मानता हूँ कि लंबे समय से, और ये बात सच है कि पुलिस कांस्टेबल के अपॉइंटमेंट से लेकर छोटी छोटी परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा में, इवन कॉलेज के प्राध्यापक के अपॉइंटमेंट में, जब पैसे का लेन देन हो, चाहे लेन देन दो कर व्यक्ति कर रहा हो, लेकिन ये परसेप्शन बन जाता है कि इसके आधार पर ही नियुक्तियाँ होती है, इसके आधार पर बच्चे कम्पीट करते हैं। तो एक ऐसा बना जिसके कारण हुआ। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि जो हमारे बच्चे अपनी बात कहने सड़कों पर आए हैं, उनको अपने बच्चों की तरह देखकर हम उनसे बात करें। अब आपने कहा बीजेपी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर एक ऐसा काम किया जिसको कहता हूँ ग्रेट डेमोक्रेटिक नेगोशिएटर। क्यों मैंने ऐसा कहा? उन्होंने खुद पहल की, बच्चों से बात करके एक नई नीति बनी और पूरे राज्य का फोकस है कि एग्जामिनेशन को दुरुस्त किया जाए। अब ये बताइए कि पहले का लोकतंत्र और प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद के लोकतंत्र में क्या गुणात्मक अंतर आया? प्री मोदी एरा में कि कोई भी जनता जब प्रोटेस्ट करती थी तो उसको स्टेट वर्सेस पीपुल, जनता बनाम राज्य की लड़ाई मान ली जाती थी, और उसमें एक अहम आ जाता था राज्य का कि विरोध प्रदर्शन है, या तो हम इसको डंडे से दबाएंगे या इसकी मांग को नहीं मानेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पहल की, अब पहल करके छात्रों की मांगों को माना, कुछ बढ़ चढ़ कर मांग किया उसको भी माना।
तो मुझे लगता है कि पूरे दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में एक पहली ऐसा एक प्रयास है, और जो प्रयास मोदी जी ने किया, जो लोकतंत्र को एक गुणात्मक स्वरूप देता है और जनता बनाम राज्य का जो एक की अवधारणा हमारे दिमाग में बैठी हुई थी, उसको समाप्त कर दिया, और वो समाप्त होना भी चाहिए। चुनाव से पहले हम हाथ जोड़ कर उनके घरों में जाते हैं और चुनाव के बाद उनके सामने हम खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसा हम चुनाव के पहले थे वैसे चुनाव के बाद रहेंगे। लेकिन कई भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को काफ़ी अपशब्द भी बोला गटर से निकल कर आए हैं और काफ़ी कुछ कहा, जिसे लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ। तो संघ की अंदरूनी राय क्या है इस सीजेपी को लेकर, इन बच्चों के प्रोटेस्ट देखिए, को कोई लेकर? अंदरूनी राय इसमें होती नहीं है। मोहन भागवत जी ने साफ तौर पर बच्चों के साथ बातचीत करके कितना वो फ्रैंक एंड फोर्थराइट बातचीत थी, स्पष्टता के साथ बातचीत थी, और किस लचीलेपन के साथ मोहन जी ने बच्चों को संबोधित किया, उनकी सब बातों को साफ तौर पर, कहीं उसमें कूटनीति नहीं थी। इससे संघ की जो राय थी परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने जनता के सामने रख दी है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और संघ का उन बच्चों को एड्रेस करने की बात थी, तो संघ ने उन बच्चों को कहा कि जो एक्सट्रीम है वो एक्सट्रीम कहाँ से आता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक आंदोलनजीवी लोग हैं, दिमागी नक्सल लोग हैं। ये क्या करते हैं? स्वाभाविक है, राज्य है, समाज है, तो विरोध होगा। घर में विरोध होता है, राज्य में विरोध होगा, ब्लॉक लेवल पर विरोध होता है, तो विरोध तो होगा ही। प्रोटेस्टलेस सोसाइटी कभी नहीं बना है। डेसेंट होगा, विरोध होगा, प्रदर्शन होगा, कभी नारे लगाए जाएंगे, कभी घेराव होगा। ये तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। इसको संघ ने कहा, स्वीकार किया। लेकिन हर प्रोटेस्ट को, हर विरोध को, हर ग्रीवांस को अनरेस्ट में तब्दील करने वाले कुछ लोग बैठे हुए हैं। वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका तार दुनिया बाहर के देशों से जुड़ा हो। वही लोग हैं जो एनजीओ को, जो विदेशों से फंड आता है, और सरकार कहती है फंड में ट्रांसपेरेंसी हो। फंड क्यों आया, कहाँ उपयोग हुआ? स्वाभाविक है, 100 रुपये आपने मुझे दिया रूरल डेवलपमेंट के लिए, और 100 रुपये का उपयोग मैं अपने घर में सोफ़ा खरीदने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं पकड़ा जाऊँगा। या 100 रुपया आया शिक्षा के लिए, उसका मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ, धन परिवर्तन के लिए उपयोग कर रहा हूँ, तो मैं पकड़ा जाऊँगा। तो ये वही लोग हैं जो FCRA कानून में संशोधन का विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सभी आंदोलन में, कभी किसान आएगा तो वहाँ पहुँच जाएंगे, बच्चे आएंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे, और सभी विरोध प्रदर्शन को, मांग पर आधारित प्रदर्शन को राज्य के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, संघ के खिलाफ प्रस्तुत करते हैं। यही दुनिया को छवि देते हैं। ये आंदोलन को भी क्षति पहुंचाते हैं, भारत के भी की छवि को गिराते हैं, और स्वयं की विश्वसनीयता अब उनकी शून्य पर आ गई है। सर, हमेशा जो ये मैं बात कर रही हूँ कि संघ और बीजेपी को लेकर चर्चा बनी रहती है, आप अंदर इनसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें समझा सकें सिंपल शब्दों में कि क्या इक्वेशन है, कौन किसका क्या रोल रहा है? क्योंकि इस तरह की भी खबर इंडियन एक्सप्रेस में कुछ साल पहले छपी थी कि बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने कहा था, मिस्टर JP नड्डा ने, कि अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हमें RSS की ज़रूरत नहीं। देखिए, संघ और बीजेपी का बहुत सहज, साफ, स्वस्थ संबंध है। जनसंघ इसलिए बना था कि RSS पर प्रतिबंध लगा था, और हम हिंदू महासभा से वैचारिक रूप से अंतर रखते थे। हिंदू महासभा को हम अपनी पार्टी मानते भी नहीं, न हम समर्थन करते थे, न हिंदू महासभा का हमें समर्थन मिलता था। जनसंघ की हमें आवश्यकता पड़ी कि संघ की बातों को और संघ के द्वारा उठाए गए समाज के मुद्दों को संसद में उठाने वाली पार्टी होनी चाहिए। तो संघ के स्वयंसेवक उसमें गए, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, अटल जी थे, सुंदर सिंह भंडारी जी थे, बड़ा संघ के स्वयंसेवक गए, तो वहाँ काम कर रहे थे। उस समय से लेकर अब तक संघ और भारतीय जनता पार्टी का संबंध सिर्फ एक दूसरे को अपनी समझ बताने की है, एक दूसरे को सहयोग करने की है, डिक्टेशन देने की समझ नहीं है। मोहन भागवत जी ने साफ तौर पर कहा इस बात को। उन्होंने सरसंघ चालक जी से का जो वक्तव्य होता है वो संघ का सबसे प्रामाणिक वक्तव्य होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। अध्यक्ष का चुनाव का था, उनको चुनना है। उन्होंने कहा यदि हमें चुनना होता हम कब के चुन लिए होते। तो ये कहने का इसमें सेंस था कि उनके मामलों में हम दखल नहीं करते, राजनीतिक क्षेत्र उनका है, जब उनको आवश्यकता पड़ती है हम करते हैं। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो वैचारिक मुद्दे हैं, जो हमारे समान मुद्दे हैं, उन पर हम दोनों में कहीं पर कोई अंतर नहीं होता है।
संघ की शाखा कहाँ लगेगी, कौन लगाएगा, मुख्य शिक्षक कौन होगा, ये बीजेपी को निर्धारित नहीं करना है। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष कौन होगा, कब चुनाव होगा, ये संघ को निर्धारित नहीं करना है। दोनों को मालूम है। संघ विद्यार्थी परिषद में, मजदूर संघ में, किसान किसी संगठन में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टी है, गौरव गोगोई साहब ने इस बात की चर्चा लोकसभा के पटल पर की थी कि किस तरह से सैफ्रनाइजेशन हो गया है सारी यूनिवर्सिटी का, और जो एनटीए चीफ थे उनको लेकर भी उन्होंने जो है अपना जो एक स्टेटमेंट है वो रखा था। तो इसे आप कैसे डिफेंड करते हैं? देखिए, इस देश का नेहरूआइजेशन हुआ था, नेहरूकरण हुआ था। नेहरूकरण में हमको क्या मिला? हम अपनी विरासत को भूल गए। भारत के एंशिएंट इंडिया का जो दुनिया को कंट्रीब्यूशन था, आपको मालूम होना चाहिए कि विश्वविद्यालय में सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर होता था। भारत को की आइडिया ऑफ इंडिया को हम यूरोप के चश्मे से देखना शुरू कर दिए थे। हमारी कोई पहचान ही नहीं थी। अगर सावरकर जी 1857 को पहले स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहते तो नेहरूवादी उसको सिपाही विद्रोही कहते रहते। तो संघ ने कल्चरल लिटरेसी का काम किया है। इसको हम कहता हूँ सांस्कृतिक साक्षरता। संघ का एक ही काम है, लोगों को सांस्कृतिक रूप से साक्षर बनाना। सांस्कृतिक रूप का मतलब सिर्फ जो अभी समझा जाता है कि नाच गान, वो नहीं होता है। सांस्कृतिक रूप का मतलब होता है लोगों में चेतना का विकास करना। तो जब हम चेतना का विकास करते हैं, कॉन्शसनेस का विकास करते हैं, तो इंडेक्स ऑफ कॉन्शसनेस में, चेतना के सूचकांक में राजनीति, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन सभी शामिल होता है। संघ के प्रभाव से और प्रेरणा से ही सैकड़ों लोग घर छोड़कर आदिवासी क्षेत्रों में, जिनको वनवासी क्षेत्र कहते हैं, दलितों के बीच में, अर्बन पुअर के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, किसान मजदूरों के बीच में जीवन भर काम करते हैं। कौन सा दुनिया में ऐसा संगठन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों लोगों को घर छोड़कर काम करने के लिए बाध्य करती है, और हजारों गृहस्थों को जो घर में तो रहते हैं वो घर का काम कम करते हैं और संघ का काम अधिक करते हैं। तो जो संगठन 24 घंटे 365 दिन, जेनरेशन टू जेनरेशन, हम तो एक रिले रेस होता है जिसमें एक आदमी दौड़ता है, वो टॉर्च आगे वाले को बढ़ा कर आगे दौड़ता है। संघ का रिले रेस जो 1925 में शुरू हुआ, कहीं उसमें कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगा। इससे आप देखिए, संघ में डॉक्टर हेडगेवारवाद नहीं आया। कोई संगठन बनता है तो आर्य समाज बना, ब्रह्म समाज बना, ब्रह्म समाज में तो राजा राम मोहन राय, आर्य समाज बना तो स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिश्र बना तो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार है, संस्थापक हैं। उस संघ को पूरा उन्होंने बनाया, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि संघ डॉक्टर हेडगेवार संघ के लिए है, संघ डॉक्टर हेडगेवार के लिए नहीं। एक अकेली विचारधारा है, मार्क्सवाद है, लेनिनवाद है, नेहरूवाद है, गांधीवाद है, लोहियावाद है, फ्राइडवाद है, इतने वाद हैं। स्वाभाविक है उन्होंने कोई विचारधारा दी तो उनके नाम से जुड़ा। डॉक्टर हेडगेवार के नाम पर कोई वाद नहीं है, विरोधी भी डॉक्टर हेडगेवार वाद नहीं कहते हैं। तो ये संघ के संगठन का से सीखने की जगह। लेकिन जो सैफ्रनाइजेशन का आरोप लगता है एजुकेशन को लेकर, जब उनके कुलीन नीचे जाएंगे और संघ से संबंधित लोग बड़ी संख्या में आएंगे तो अपॉइंटमेंट किसका होगा? हम भारत के नागरिक हैं। पहले हुए नागरिकों में उनकी संख्या अधिक थी तो वो आते थे, अब हमारी संख्या अधिक हुई तो हम आएंगे। वैचारिक रूप से हमारा प्रसार इतना अधिक हो गया कि उनको हर जगह संघ ही दिखता है। कल तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी में भी संघ के स्वयंसेवक रहेंगे, तो वो क्या करेंगे? तो देखिए, कांग्रेस पार्टी को यदि अस्तित्व बचाना है तो हिंदुत्व के ऊपर उसे गंभीरता से विचार करना चाहिए, संघ के ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बेवजह जो राहुल गांधी संघ को गाली देकर सोचते हैं वो नेता बन जाएंगे, जितना वो करते हैं उतना संघ को लाभ होता है, उनको नुकसान होता है। तो अभी सभी पार्टी को, इवन कम्युनिस्ट पार्टियों को भी संघ और हिंदुत्व के मामले में, संघ के हिंदुत्व के बारे में जो योगदान है वो पूरा नहीं स्वीकार करें, लेकिन अपने पोजीशन को बदलें। हिंदुत्व से बाहर होकर, मैं एक बात बता दे रहा हूँ, 100 साल में जो संघ ने काम किया है, हिंदुत्व की परिधि से बाहर होकर इस देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। लेकिन संघ के ऊपर एक बैन लगाने के ऊपर भी
जो हैं कई सरकारें काम करनी है, कर्नाटक सरकार उसमें से एक है। बार बार ये जो चर्चा है कि 2-3 बार बैन हो चुका है, अब दोबारा से बैन लगाने की ज़रूरत है। फंड्स को लेकर भी काफ़ी जो है विवाद रहता है कि किस तरह से बाहर से फंड्स इनको आते हैं, लेकिन इनके फंड्स जो हैं वो अकाउंटेड फॉर नहीं। देखिए, नेहरू और इंदिरा गांधी से तो ताकतवर प्रियंका खड़गे नहीं है और नेहरू और इंदिरा गांधी से ज़्यादा प्रभावी न राहुल गांधी हैं, न उनके पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। उनके एक मुख्यमंत्री तो विद्यार्थी परिषद से ही प्रशिक्षित होकर तेलंगाना में मुख्यमंत्री बने हुए। जब विचारधारा फैलती है तो वो व्यक्ति कहाँ कहाँ मिलेगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। विचारधारा से तो आधे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी कांग्रेस विचारधारा के हैं। हाँ, अब इसलिए वो चाहें तो ये कोशिश कर सकते हैं। संघ अब पीपल्स मूवमेंट हो गया, संघ ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक आंदोलन है। क्या 5 लोगों को, 10 लोगों को, 50 लोगों को किसी पार्क में खो खो खेलने से, अंत्याक्षरी करने से और भारत माता की जय कहने से रोक देंगे क्या? आप किसी शाखा में चले जाइए, वहाँ भारत माता की जय होता है, वहाँ देशभक्ति की गीत गाई जाती है, वहाँ स्वास्थ्य पे जो योग होता है, फिर हम प्रार्थना करते हैं, चले आते हैं। यदि यह आपत्तिजनक है तो हम क्या करें? मुसोलिनी की पूजा करें? तो कांग्रेस पार्टी जिस राह पर चल रही है वो मुसोलिनी का राह है। हम जिस राह पर चल रहे हैं वह भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राह है। तो देश की जनता देख रही है और मुझे लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका में बहुत क्षति हो रही है। प्रियंक खड़गे अपनी राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं और मैं बता दूं कि इस करने का उनको लाभ भी मिला है। भारत के सभी राज्यों में किसी राज्य के गृह मंत्री का मैं नाम किसी से पूछूंगा तो कोई बता नहीं पाएगा, लेकिन कर्नाटक के गृह मंत्री का नाम हमें सबको मालूम हुआ। क्यों मालूम हुआ? एक तो वो वंशवादी राजनीति से आए हैं, खड़गे साहब के सुपुत्र हैं, उससे भी बड़ी बात उन्होंने संघ का विरोध किया। तो संघ एक ऐसा है कि समर्थक और विरोधी दोनों को समान रूप से लाभ देता है। सर, लेकिन कई ऐसे विरोधी हैं जो आपके खुद के स्टेट्स के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो काफ़ी सारे हैं। तो इसे संघ किस तरह से देखता है कि बाहरी लोग आकर टॉप मोस्ट पोस्ट जो है वो ले लेते हैं? आपको बताएं, जिनको संघ की जानकारी नहीं है वही ऐसा बोलते हैं। परम पूज्य गुरु जी जो द्वितीय सरसंघचालक थे, बोले सभी हिंदू स्वयंसेवक हमारे जो शाखा में आते हैं, एक प्रत्यक्ष स्वयंसेवक हैं, एक अप्रत्यक्ष स्वयंसेवक हैं। अभी माननीय अरुण कुमार जी ने भी इसी को एक बड़े विस्तृत से बताया है एक भाषण में कि वो जागरूक स्वयंसेवक हैं, उनको राष्ट्रवाद के बारे में, संघ के मुद्दों को जानना। जो दूसरे हैं अभी उनको भ्रम है, जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, या ज्ञान लेना नहीं चाहते हैं, या बरगलाने के कारण वो हमसे दूर हैं, तो वो लेटेंट स्वयंसेवक हैं। तो जब संघ की बात कहीं पहुँचेगी, अकल मान लीजिए राहुल गांधी संघ की शाखा में जाने लगे, संघ की प्रार्थना करने लगे, हिंदू राष्ट्र करने लगे, तो हमें कहाँ आपत्ति होगी? अगर प्रकाश कारात संघ की शाखा में जाएं और भारत माता की जय बोले तो हमें क्यों आपत्ति होगी? हम तो चाहते हैं कि हर कांग्रेस, हर कम्युनिस्ट वो संघ की शाखा है, तो उनको ही लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा। संघ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य को शाखा आने से नहीं रोकता है। ठीक है, ये बात आपकी तय है। लेकिन जो दूसरा एक बड़ा अहम मुद्दा है चंदा चोरी का, उसे तो लेकर आस्था का सवाल है। आरएसएस काफ़ी जुड़ा रहा है मंदिर बनाने के लिए भी, लेकिन वहाँ पर चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया। आपके खुद के जो लोग हैं उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। तो इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जो हुआ गलत हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय दत्तात्रेय होसले जी ने साफ तौर पे कहा कि ये जो भी हुआ वो उससे हमें खेद भी है, क्रोध भी है और जो किए हैं उनको सज़ा भी मिलेगी। संघ प्रोबिटी चाहता है, जांच चाहता है, जांच हो रही है। देखिए, वहाँ जो चंदे का मामला है उसको ठीक से जनता तक ट्रस्ट के लोग पहुँचा नहीं पाए। ज़मीन भी है, ज़मीन घोटाला भी है। देखिए, सब चीज़ों को एक चीज़ में बांध देना, कई सबको तार्किक रूप से देखना चाहिए। जब हम तथ्य देखते हैं तब हमें लगता है जो हम कहते थे वो अर्ध सत्य ही है, वो अनियमितता हुई। चूँकि चंदा जो आता था उसको काउंट करना, उसको रखना बैंक का काम था, संघ के स्वयंसेवकों का काम नहीं था। वो किसका सहयोग ले रहे व्यक्तिगत स्तर पर, ये एक अलग प्रश्न था। तो वो भारी अनियमितता हुई
अनियमितता के में बैंक के अधिकारियों की थोड़ी कैजुअलिटी थी, वहाँ सारा सीसीटीवी लगा हुआ है। और देखिए, मूल बात नियत की होती है। घटना तो घट सकती है, कोई भी व्यक्ति कहीं गिर सकता है, लेकिन इस पूरे संगठन की नियत क्या है? जितने दुखी दूसरे लोग हुए, उससे 1 लाख गुना दुखी संघ के स्वयंसेवक हुए, उससे ज़्यादा आहत संघ के स्वयंसेवक हुए। उनको हर चीज़ का राजनीतिकरण करना है, हमें हर चीज़ का समाधान करना है, उनको हर चीज़ में विभाजन करना है, हमें हर समय समन्वय करना है। तो पूरी लड़ाई ही 2 दर्शन की लड़ाई है। एक दर्शन भारत को विखंडित रूप से देखना चाहता है, एक दर्शन जो राम मंदिर चाहता है। ये सब लोग वो चिल्ला रहे थे जो राम मंदिर में की जगह पर शौचालय बनाना चाहते थे, पुस्तकालय बनाना चाहते थे, जो राम भगवान के अस्तित्व को नकार। आप देख लीजिए पूरा इतिहास, राम मंदिर का इतिहास आंदोलन का, जो राम मंदिर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, जो अभी भी उसको बाबरी मस्जिद कहते हैं, और आज उनका बस चले तो बाबरी मस्जिद बना दें। ये वे लोग हैं जिनका बस चले तो 370 ले आएंगे, बाबरी मस्जिद बना देंगे और काशी विश्वनाथ के मंदिर को फिर उसी अवस्था में लेकर छोड़ देंगे। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है 2014 के बाद, हिंदू जनता किसी अपने धर्म के और आस्था के प्रति अपराध बोध से मुक्त है। आज किसी धाम की यात्रा करना हो, मेरी गांव की महिला, उसको आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस से क्या मतलब है? मेरी माँ थी, उसको किसी पार्टी से क्या मतलब था? वो 85 साल की उम्र में जब वो काशी विश्वनाथ गई तो हम उनको दर्शन कराने में, मंदिर जाने एक चुनौती थी, गंगा घाट ले जाना तो बहुत बड़ी चुनौती थी। और यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहाँ 80-82% जनता के धर्म के और आस्था को थोड़ा व्यवस्थित कर दिया, उनके लिए आसान कर दिया, तो क्या ये सांप्रदायिक है? कांग्रेस को किसने रोका था? नेहरू को किसने रोका था? राजीव गांधी को किसने रोका था? पोप आए, उसके लिए पूरे देश में धूम मचा दिया। शंकराचार्य की गिरफ्तारी किसके रेजिम में हुई? तो ये लोग हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू दर्शन सबके विरोधी हैं। पाठ्यक्रमों से हिंदू दर्शन को हटा दिया गया। इस देश का फिलॉसफी डिपार्टमेंट, दर्शन विभाग क्यों मरता चला गया? क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, पूरी इस दर्शन को, शंकराचार्य जी के दर्शन को दुनिया पढ़ रही है, उसको पढ़कर पश्चिम इंटरप्रिटेशन दे रहा है। उसी अद्वैतवाद के दर्शन के समानांतर लोगों को नोबेल प्राइज मिल रहा है, लेकिन हमारे लिए वो ही दृष्टि देखा जाता है। तो राज्य की दृष्टि जैसी होगी वैसे ही नीतियां बनेगी, वैसे लोगों का स्वभाव बनेगा। तो देश को, हिंदुओं को अहिंदूकरण करने की जो नेहरूवादी प्रक्रिया थी, नरेंद्र मोदी जी ने उसको बदल दिया। ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या पार्टी के किसी नेता ने किसी धर्म पर आक्रमण नहीं किया। दूसरे लोग जो उटपटांग काम करते हैं और तुष्टिकरण के कारण वो माइनॉरिटी से मेजॉरिटी साइकोलॉजी में जीते हैं। हिंदू जो मेजॉरिटी था उसको अल्पसंख्यक मानसिकता में बना दिया, और जो अल्पसंख्यक थे वो बहुसंख्यक मानसिकता में जी रहे थे। आज इस रेजिम ने दोनों को अपनी जगह पर लाके खड़ा कर दिया। वंदे मातरम की जो कंट्रोवर्सी हो रही है, इसे किस तरह से देखता है सर? देखिए, वंदे मातरम की लड़ाई वास्तव में भारत की मौलिकता प्राप्त करने की लड़ाई है। भारत का मौलिक स्वरूप में हम पहुंचा पाए कि नहीं? सिर्फ आप चले जाइए पीछे, महर्षि अरविंद, लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल ने सोल ऑफ इंडिया लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब पूरे वंदे मातरम के समर्थक थे। 37 में एक विशेष परिस्थिति थी। उसमें उस वक्त की जो कांग्रेस थी, जो राष्ट्रीय नेता थे, उनके सामने जिन्ना हर छोटी बात को, जैसे आंदोलनजीवी हर छोटी बात को एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस बनाते हैं, वो हर छोटी बात को वो हिंदू डोमिनेशन बताते थे। तो जिन्ना को मार्जिनलाइज्ड करने के लिए कि जिन्ना जो कह रहा गलत है, जिन्ना ने जो मुस्लिम लीग ने कहा हमने मान लिया, तब की परिस्थिति थी। आज कोई मुस्लिम लीग नहीं है। हम भारत की मौलिकता खो देंगे। कल कोई नया धर्म भारत में आ जाएगा, कहेगा ये 2 स्टंजा भी नहीं है, तो वो भी छोड़ देंगे। कोई धर्म आकर कहता है कि वंदे मातरम ही शब्द हमें स्वीकार नहीं है, कोई कहेगा जनगण मन स्वीकार नहीं, उसमें भारत माता का जिक्र है, हम भारत माता की जय नहीं बोले, तो हम क्या क्या छोड़ दें? अंत में कहेंगे सब मंदिर छोड़ दो, कहेंगे तुम हिंदू होना छोड़ दो। हम छोड़ते जाएं, वो हम पर आक्रमणकारी की तरह, आंतरिक शत्रु की तरह हम पर राज्य करते, ऐसा नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग की भूमिका में,
देखिए, सोनिया जी के प्रति आदर के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जिन्ना और सोनिया जी का अंतर मैंने देखा। जिन्ना ने पूरे वंदे मातरम के प्रति एक वैचारिक असहमति जताई। उसने कारण बताया कि हम आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, इसमें दुर्गा की जिक्र है, सरस्वती का जिक्र है, हम नहीं कर सकते। एक उसकी असहमति के तर्क थे। लेकिन सोनिया जी का जो भाव भंगिमा है, संभव तो वंदे मातरम के लिए होगा क्योंकि वहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई। वह भाव भंगिमा तो तभी ऐसा होता है जब कोई भयंकर अचानक कोई घटना घट जाए। ऐसा लगा जैसे पहाड़ टूट गया। मान लीजिए उनकी असहमति थी तो चेहरे पर असहमति झलकती, वंदे मातरम समाप्त होता, वो कहती कि जो क्या कहा था ये नहीं करना था। अर्थात कांग्रेस में एक वर्ग है, एक बात यह भी दिखाता है कांग्रेस में एक वर्ग है जो पूरे वंदे मातरम का समर्थन करता है। सोनिया गांधी जी की भाव भंगिमा ने दिखाया कि उनको वंदे मातरम से असहमति नहीं है, नफरत है। और वंदे मातरम से नफरत का तात्पर्य है भारत अपनी मौलिकता को प्राप्त करने की जो लड़ाई है उसके विरोध में खड़ी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन एक्सप्रेस के ही रामनाथ गोयनका अवार्ड में जो उन्होंने एक विशेष काम किया, वो मैं एक्सप्रेस का वो मंच इस मामले में गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 10 साल में हम डिकोलोनाइजेशन करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, फ्रेंच फेनो डिकोलोनाइजेशन के सबसे बड़े चिंतक हैं, यद्यपि वो मार्क्सिस्ट हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रेंच फेनो में एक बड़ी समानता है। फ्रेंच फेनो ने कहा कि स्ट्रक्चर से लेके जब तक आप जड़ मूल से औपनिवेशिक चीज़ों को नहीं हटाएंगे वो हमारी स्मृति में बना रहता है, वो हमारा आइडियल बना रहता है, हम सबजुगेटेड रहते हैं, हम उसके अधीन मानसिक रूप से रहते हैं। इसी बात को कृष्ण भट्टाचार्य जी ने 1931 में कलकत्ता में एक मेमोरियल लेक्चर में कहा था, आशुतोष मेमोरियल लेक्चर में कहा था कि स्वराज इन आइडिया, विचारों में स्वराज आना चाहिए। राजनीति में स्वराज तो आ गया, संस्कृति को, विचार को यूरोप से मुक्त करें। प्रधानमंत्री जी ने एक्सप्रेस के उस मंच से यही बात कही थी। अगले 10 साल में देखिए स्ट्रक्चर्स वो हटाए जा रहे हैं, जो स्ट्रक्चर वो स्मृति को देते हैं, वो बिल्डिंग अच्छी थी, ये खराब है, उसका प्रश्न इन चीज़ों का नहीं, हमारी स्मृति से हट गया। हम कोई भी औपनिवेशिक स्मृति को नहीं रखें। कोई तर्क देगा रेल को हटा दो, देखिए जो वैज्ञानिक उपलब्धियों की चीज़ होती है उस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा कि यह जो वंदे मातरम का विवाद है इसने कांग्रेस के अंत का शुरुआत कर दिया है। जैसे वंदे मातरम के विरोध के बाद अंग्रेज लंदन पहुंच गए, वापस चले गए, आज लगता है कांग्रेस फिर उस अंत की ओर बढ़ रही है। और कांग्रेस के भीतर एक कंट्राडिक्शन आ गया। हम जो कहते थे कांग्रेस मुस्लिम लीग ही पार्टी है, ये हम कहते थे तो कांग्रेस के वर्कर्स को अच्छा नहीं लगता था। सोनिया गांधी जी की भाव भंगिमा जयराम रमेश जैसे लोगों को भी अच्छा नहीं लगा होगा। राजनीतिक बाध्यता है, कोई विरोध नहीं कर रहे। सर शुक्रिया, आपने इतनी अहम बातें हमें समझाई। शुक्रिया जनसत्ता से बात करने के लिए। धन्यवाद।